गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति मैंने आपको इससे पहले इंडिया में भी पढ़ाई थी, पर जो है एशिया में प्राकृतिक वनस्पति तो आप समझते ही हैं क्या होती है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो स्वच्छंद रूप से उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं जिस पर किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, अपने आप होती हैं ना, क्योंकि इनके उगने में जो है वो प्रकृति का ही पूरा हाथ होता है, किसी प्रकार से इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है, इसलिए इनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे पता है कि एशिया एक विशाल महाद्वीप है, काफी बड़ा महाद्वीप है और उसमें कई प्रकार की जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं स्थान पर पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है ना, और कहीं क्या है बर्फीली चोटियां भी हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पर है, विश्व के सबसे गर्म स्थान भी यहीं पर है, विश्व के सबसे ठंडे स्थान भी इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इन ऐसी विषम प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है यहाँ पर, मानसूनी प्रकार की जलवायु भी है यहाँ पर, तो ऐसी विषम प्रकार की जो जलवायु है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या है यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में काफी कुछ भिन्नता मिलती है। कहीं पर तो यहाँ क्या है कि सदाबहार वन मिलते हैं, है ना, और कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या है मरुस्थलीय वन मिलते हैं, कहीं कोई वनस्पति विहीन भी है ना। इसके साथ ही क्या है घास के मैदान भी मिलते हैं, है ना। तो देखिए आज हम इस एशिया की जो प्राकृतिक वनस्पति या वन है इनके बारे में हम डिटेल रूप से देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एशिया सबसे विशाल महाद्वीप है और एशिया के लगभग 21% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। लगभग 21% भाग पर यहाँ पर वनों का विस्तार पाया जाता है ना। जो विश्व का और विश्व का लगभग 17.68% जो वन प्रदेश है वो यहाँ एशिया में ही मिलता है। विश्व का लगभग 17.8% जो है क्षेत्रफल वनों का वो एशिया में ही मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए विभिन्नताओं में काफी बड़ी विभिन्नताएं हैं वनस्पतियों में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वनों को देखते हैं। तो आपको पता है मोटे तौर पर किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को 3 रूपों में बांटा जाता है। पहले वन होते हैं, फिर घास के मैदान होते हैं और मरुस्थलीय वनस्पति होती है। तो वनों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 प्रकार के वन है ना। तो इसमें पहला वन है आपका भूमध्यरेखीय वन। देखिए भूमध्यरेखीय वन क्या है, मैं आपने पढ़ा होगा कि भूमध्यरेखीय वन क्या है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा एशिया के जो क्षेत्र है ना उनमें पाई जाती है ना। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में, म्यांमार में है ना, और लाओस में, कंबोडिया में, है ना। तो इन क्षेत्रों में क्या है भूमध्यरेखीय वनस्पति पाई जाती है। और देखिए ये भूमध्यरेखीय वनस्पति काफी घनी होती है, इतनी घनी होती है कि इसके जो वन होते हैं वो 60 से 100 मीटर की ऊंचाई तक लंबे होते हैं। और आपको पता है कि भूमध्यरेखीय भागों में प्रतिदिन बारिश होती है, तापमान अधिक होता है, जीवन के रहने के लिए यहाँ पर दशाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता जैसी दशाएं भूमध्यरेखीय क्षेत्रीय वनों में पाई जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो वन होते हैं वो काफी घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि मतलब उनके बीच में क्या है काफी बड़ी मात्रा में लताएं है ना और झाड़ियां जमीन पर उगी रहती है, कोई भी स्थल खाली नहीं रहता है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि जो वृक्ष होते हैं वो काफी घने होते हैं और इसी वजह से जो वृक्ष है वो सूर्य की धूप की चाहत में वो काफी ऊंचे तक चले जाते हैं, इसलिए 60 से 100 मीटर तक ऊंचे वृक्ष यहाँ भूमध्यरेखीय भागों में मिलते हैं। इन वृक्षों में मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें गटापालचा है, महोगनी है, नारियल है ना, और इसके अलावा क्या है आपका नारियल का बांस है, बेत है ना। तो ये सिनकोना है, रोजवुड है, ये वृक्ष यहाँ पर भूमध्यरेखीय वनों में पाए जाते हैं ना। यहाँ प्रतिदिन बारिश होती है और बारिश के साथ ही भीषण यहाँ पे आर्द्रता होती है। तो यहाँ पर वृक्षों के जो विकास है उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस या सबसे अच्छी जो दशाएं पाई जाती हैं वो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर विशाल लताएं पाई जाती हैं जो ये नहीं पता है कितनी लंबी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, और कई कई मीटरों तक, कई सैकड़ों मीटर तक लंबी लंबी लताएं पेड़ों पर छाई रहती हैं। तो ये है भूमध्यरेखीय वनस्पति की विशेषता। इसके बाद देखिए उष्ण मानसूनी वन वाली है ना। तो देखिए ये मानसूनी वन वनस्पति है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पाई जाती है, मुख्यतः भारत हो गया जैसे है ना, वियतनाम हो गया, दक्षिणी चीन हो गया। तो यहाँ पे क्या मानसूनी हवाओं की प्रकृति आपको पता है 2 बार बदलती है वर्ष में, है ना। तो भारत भी मानसूनी वर्षा में आता है। तो देखिए मानसूनी वनस्पति है, ये भी 2-3 प्रकार से विभाजित की जाती है ना। वर्षा की मात्रा के आधार पर ये 2-3 प्रकार से विभाजित होती है। जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो क्या होगा, वहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यदि 100 से 200 के बीच में
है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे जो है उस उष्ण मानसूनी और पतझड़ वन मिलती है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वाली में, है ना। और वर्षा यदि 50 से 100 के बीच में है ना, तो क्या है अर्ध उष्णकटिबंधीय मिलती है वन, और 50 से 25 के बीच में है तो मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है इसमें, है ना। और 25 से कम है तो वनस्पति का अभाव मिलता है, वनस्पति मिलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, तो मानसूनी वनस्पति को देखिए कितने टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहां पर क्या मानसूनी वन मिलते हैं, परंतु सदाबहार वाले मिलते हैं, है ना। जैसे क्या है नारियल है, बेर है ना, ये वाले वन मिलते हैं। इसके अलावा और क्या मिलते हैं यहाँ पर, महोगनी है, रबड़ है, बांस है, नारियल है ना, सिनकोना है। 50 से 100 के बीच में क्या है, थोड़ी वर्षा की मात्रा 100 से 200 के बीच में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे क्या है, जैसे नीम का पेड़ है, नीम है, बबूल है, वो सॉरी नीम है, जामुन है, आम है, इसके पेड़ मिलते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर वाली में। 50 से 100 सेंटीमीटर वाली में वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है, तो वनस्पतियों में थोड़ी घनिष्ठता और कम हो जाती है ना। तो देखिए इसमें भी यही वृक्ष मिलते हैं। 50 से 25 वाले में कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं, मधुस्थलीय वनस्पति मिलती है, और 25 से कम में वनस्पति का अभाव होता है। 50 से 25 वाले में घास भी मिलती है प्लस मधुस्थलीय वनस्पति भी मिलती है। तो उस मानसूनी प्रकार की वनस्पति है, आपको बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट वनस्पति है, और सबसे अधिक एशिया में अगर दोहन हुआ है तो इसी वनस्पतियों का हुआ है। सर्वाधिक मात्रा में दोहन जो उष्ण मानसूनी प्रकार के वनों का दोहन किया गया है ना। क्योंकि आपको पता है कि भारत जैसे देश में वनों की बहुत कमी है, और इन देशों में क्या है वनों का भाव है, तो हम इन्हीं वनों पर ज्यादातर जो फर्नीचर वगैरह के लिए निर्भर है। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। मैं आपको बता दूं उष्ण मानसूनी वन में सबसे इंपॉर्टेंट वन है जो रबड़ का वृक्ष है ना, जिससे रबड़ निकाली जाती है। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन ये मध्य एशिया के देशों में पाए जाते हैं, जैसे जापान है ना, चीन है ना। तो और इसमें देखिए कई सारे वृक्ष इसमें शामिल होते हैं इसमें, परंतु शहतूत का वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वनों में, है ना। इसमें जो है शहतूत का वृक्ष है। इसके अलावा कपूर है, मेपल है ना, बबलूत है और लॉरेल है, ये वन है इसमें। देखिए शहतूत वन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जापान में और चीन में बड़ी मात्रा में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, जिससे वहां पर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा जो रेशम से एक जो शहतूत के वृक्षों से फल प्राप्त होता है, जिससे क्या बनाई जाती है, इससे मदिरा या शराब बनाई जाती है। तो शीतोष्ण मानसूनी वन पतझड़ वन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, ये शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं, ये पतझड़ ये भी गर्मियां आने से पूर्व अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, है ना। तो इनका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण स्थान है ना। देखिए आजकल जो है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वनों को साफ करके खेतों में बदल दिया गया है। चीन में बड़ी मात्रा में इन बच्चों को काट करके जो है गेहूं की कृषि की जा रही है, चावल की कृषि की जा रही है, या फिर जापान में बड़ी मात्रा में भी इनमें जो है शहतूत की जो है कीड़े पाले जाते हैं ज्यादातर। देखिए जो जापान में जो शीतोष्ण मानसूनी जो वन पाए जाते हैं, यानी कि जो शहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं, वो पहाड़ी ढलानों पर मिलते हैं, कहीं पहाड़ी इलाका है ज्यादातर। तो चीन में थोड़ा क्या है ढलानों पर भी मिलते हैं और घाटियों में भी मिलते हैं। परंतु तो चीन में क्या है इन वनों को साफ करके बड़ी मात्रा में जो है वो खेती भूमि में बदल दिया गया है। इसके बाद है कोणधारी वन। देखिए यदि हम एशिया में उत्तरी तरफ बढ़ते जाएं तो ये वाले वन मिलते हैं, है ना। कोणधारी जो कहते हैं ऊपर से कोण युक्त होते हैं और इनकी पत्तियां नुकीली सुई की नोक जैसी होती है ना। ऐसा इसलिए ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो। हालांकि वो शीत मरुस्थल होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये नुकीले होते हैं और इनकी छाल काफी मोटी होती है, जिससे क्या है कम से कम को जल की हानि हो। तो ये वन में उत्तरी भाग में मिलते हैं, हालांकि इतने घने नहीं होते। इनमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं आपका हेमलॉक है, सीडर है, स्प्रूस है, लार्च है ना, गटापार्चा है। इसमें ये बनाते हैं। ये जो कोणधारी वन होते हैं ये मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं, और इन वनों का जो सर्वाधिक महत्व जो कागज उद्योग में किया जाता है ना। ये रूस के उत्तरी भाग में, उत्तरी चीन में, उत्तरी जापान में ये वन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ियों के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है ना। इसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। देखिए भूमध्य सागरीय वन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे इजराइल है, जॉर्डन है, टर्की है, जो भूमध्य सागर के किनारे वाले एशिया वाले देश हैं, उन देशों में ये पाया, ईरान है ना। तो वहां पर ये प्रदर्शित है। इसमें मुख्यतः जो है जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागरीय में, आपको पता होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु की वजह से यहाँ शीतकाल जो है वो तद होता है, यानी वेट होता है, यानी शीतकाल में वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में
शुष्क होता है। इसी वजह से ग्रीष्मकाल जो शुष्क रहता है, परंतु वर्षा में शीतकाल में वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ के वृक्षों की जो वनस्पतियां होती हैं, उनके वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक होती हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, और मुख्यतः नींबू वंशी है या खट्टे रसदार फलों की कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद देखिए घास के मैदान है। ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में मुख्यतः किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि घास के मैदानों को वहां पर स्टेपी कहा जाता है, जो एशिया में पाए जाते हैं, तो स्टेप्स के रूप में काफी फेमस है। ये घास के मैदान इसलिए पाए जाते हैं कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और शीतकाल में वर्षा बहुत कम पड़ती है, जिस वजह से केवल यहाँ पर घास के विकसित होने लायक ही जो है तापमान शेष रह पाता है। इसी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घासें हुई हैं, जिनमें कई प्रकार के जो चरवाहे जो यहाँ पर अपने जानवरों को चराते हैं। जो आपने सुना हो खिलगिज, जो मध्य एशिया के खिलगिज है ना, जो आदिवासी समुदाय है, वो मुख्यतः यहाँ पर इसी पशुपालन पर या घास के मैदानों के चरवाहे पर जो है निर्भर है ना। इसके बाद देखिए मरुस्थलीय वनस्पति है एशिया में। तो एशिया में मरुस्थलीय वनस्पति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया: उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति, शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति और शीत मरुस्थलीय वनस्पति। देखिए एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है, जैसे अरब है, इराक है, सऊदी अरब है, थार है, थार का रेगिस्तान है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है जो थाल का रेगिस्तान है। तो ये उष्ण मरुस्थलों के उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, वनस्पति के नाम पर केवल कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां जिनमें बबूल है ना, तो ये वाली वनस्पति यहाँ पर मिलती है। खैर है ना, खजूर है। इसके अलावा शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति है, ये उन भागों में मिलती है जहाँ पर शीत वाले मध्य एशिया के भाग है या ऊंची जो पर्वतीय भाग है, वहां पर ये वनस्पतियां पाई जाती है ना। जैसे क्या है आपके तिब्बत के पठार पर है ना, और इसके अलावा उत्तरी चीन में। और इसके अलावा शीत मरुस्थलीय वनस्पति है। तो शीत मरुस्थल में तो आपको पता ही है, ये तो बहुत मरुस्थलीय दिशा में आती है, तो उत्तरी रूस में इस तरह की दशाएं पाई जाती हैं। इनमें तो लाइकेन, मॉच और इसके अलावा दूसरी भी वनस्पतियां का भाग होता है, क्योंकि अति शीत दशाओं की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों का होना लगभग नामुमकिन होता है। तो देखिए ये था एशिया के प्राकृतिक वनस्पति का वृहद विवरण जो मैंने आपके सामने रखा। कल हम इसका नया चैप्टर देखेंगे। तो इसका नया चैप्टर देखिए अगले कल, एशिया में मिट्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।